हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के विभिन्न मिक्स पर्सन। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। सीखने का आदर्श काल, ऑप्शन व सामाजिकता विकसित होना, ऑप्शन से वैचारिक क्रियावस्था, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है सीखने का आदर्श काल, जबकि सामाजिकता विकसित होना और वैचारिक क्रियावस्था बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, ऑप्शन ब बसंत ऋतु, ऑप्शन से निर्माण काल, ऑप्शन द जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसके अलावा संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, बसंत ऋतु और निर्माण काल किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। अगला है, कौल श्रेणी के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो कौल श्रेणी के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन है 15 से 30 माह, ऑप्शन ब 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन से 2.5 से 5 वर्ष, ऑप्शन द कोई नहीं। तो कौल श्रेणी के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष होती है। अगला है, खिलौनों की आयु होती है। खिलौनों की आयु 2.5 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2.5 से 5 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष, या 2 से 6 वर्ष। तो खिलौनों की आयु 2.5 से 5 वर्ष होती है। बालक के शव केंद्रित की अवस्था होती है। तो बालक के शव केंद्रित की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। गालेन के वर्गीकरण के अनुसार क्रोधीय शीघ्र उत्तेजित होने वाले व्यक्ति होते हैं। जो क्रोधीय शीघ्र उत्तेजित होते हैं गालेन के वर्गीकरण के अनुसार वो होते हैं पीले पीत वाले। खुली या बंद प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक है। तो खुली या बंद प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक है। ऑप्शन है J.L. मोरेनो, ऑप्शन ब पाइन एफ टेंडलर, ऑप्शन से वुडवर्थ, ऑप्शन द फ्राइड। तो वुडवर्थ। निम्न में से मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले वैज्ञानिक हैं। तो चेतना का विज्ञान बताया है विलियम वोंट ने। विलियम वोंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है। तो एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक H.A. रेबर्न की है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। ये परिभाषा है विलियम जेम्स की। यानी मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। ये कहा है विलियम जेम्स ने। प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन मनोविज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है कि प्राणी की जो सभी प्रकार की गतिविधियां हैं वही मनोविज्ञान है। तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला है, निरीक्षण विधि बहिदर्शन विधि के प्रवर्तक है। तो निरीक्षण विधि बहिदर्शन विधि के प्रवर्तक है J.B. वॉटसन। आश्रित चर है। निम्न में से आश्रित चर है बालक, ऑप्शन ब सीखना, ऑप्शन से पुरस्कार, ऑप्शन द उम्र। तो पुरस्कार आश्रित चर है। एक बच्चा नशीले पदार्थों का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए वो सिगरेट का प्रयोग कर रहा है, तो ये नशीला पदार्थ यानी सिगरेट क्या है, ये आश्रित चर है। बालक पर बुरे परिवेश के प्रभाव को देखने के लिए उसे बुरे परिवेश में नहीं रखा जा सकता। ये किस विधि का दोष है, ये प्रयोगात्मक विधि का दोष है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के तैयारी की आधारशिला, ये कथन है स्किनर का। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों के तैयारी की आधारशिला है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जेम्स। अगला है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। यानी जब एक ही विषय का विकास का अध्ययन जब अधिक समय अवधि तक होता है तो उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी। अनुकूलित अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण ही अधिगम है। ये परिभाषा है पावलोव की। यानी अनुकूलित अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो आदतों का निर्माण होता है वही अधिगम है। ये कहा है पावलोव ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये परिभाषा दी है E.A. पील ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये E.A. पील ने परिभाषा दी है। तत्परता में वे विशेषताएं शामिल होती है जो व्यक्ति को सीखने के आगे बढ़ाती है या पीछे धकेलती है। तत्परता में वे विशेषताएं शामिल होती है जो व्यक्ति को सीखने के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है या पीछे धकेलती है। इसको ये परिभाषा दी है सारी एम टेलफोर्ड ने। अगला है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान एवं प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की परिस्थिति में किया जाता है तो उसे कहते हैं एक्सतीज स्थानांतरण। यानी जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे एक्सतीज स्थानांतरण कहते हैं।
मेडिकल के विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रदान करना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो मेडिकल के विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण या ज्ञान प्रदान करना एक प्रकार का ऊर्ध्व स्थानांतरण है। भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होता है। भूगोल विषय का ज्ञान अर्थशास्त्र समझने में सहायक होता है। यह किस प्रकार का? ये एक्सतीज स्थानांतरण का उदाहरण है। दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में विकसित कर लेना स्पष्ट है द्विपक्षीय स्थानांतरण है। एक हाथ में चोट लग जाने पर उस हाथ का काम दूसरे हाथ से करना यह एक पक्षीय स्थानांतरण है। पहले पहाड़ी सीखना फिर भाग हल करना किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो पहले पहाड़ी सीखकर भाग हल करना यह एक प्रकार का ऊर्ध्व स्थानांतरण है। साइकिल चलाने का कौशल सीख लेने पर मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाने का कौशल सीख लेने पर मोटरसाइकिल चलाना एक किस स्थानांतरण का उदाहरण है? तो यह धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है मंदबुद्धि बालकों के लिए, जी हाँ, धर्म एवं धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास, जी हाँ, आत्मनिर्भरता का विकास, जी हाँ, उपयुक्त सभी। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक है धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। अगला, किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। यह नियम है समानता का नियम। एक बार फिर से पढ़ें कि किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। यह नियम है समानता का नियम। पूर्व अनुभवों के आधार पर अन्य परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना और किसी कार्य को सीखना कहलाता है समानता का नियम। पूर्व अनुभवों के आधार पर अन्य परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना और किसी कार्य को करना सीखना है समानता का नियम। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु को आधार मानकर या उसके आधार पर अन्य वस्तुओं से या परिस्थितियों से संबंध स्थापित करना कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उस वस्तु को आधार मानकर या उसके आधार पर अन्य वस्तुओं से या अन्य परिस्थितियों से संबंध स्थापित करना कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत में शैक्षिक निहितार्थ है, यानी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से शैक्षिक निहितार्थ है विद्यार्थियों के भय को दूर करना, जी हाँ, अच्छी आदतों का विकास करना, जी हाँ, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, जी हाँ, बच्चों को क्रियाशील बनाना, जी हाँ, उपयुक्त सभी हैं। तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत से शैक्षिक निहितार्थ है विद्यार्थियों के भय को दूर करना, अच्छी आदतों का विकास करना, बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना, बच्चों को क्रियाशील बनाना सभी। दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग सिखाने, दंड एवं पुरस्कार देने, सुलेख सिखाना आदि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। दृश्य शिक्षण सामग्री का उपयोग सिखाने में दंड पुरस्कार देना, सुलेख लिखाना सिखाना आदि है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी दंड पुरस्कार जो सुलेख लिखना सिखाना ये सभी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। यह सिद्धांत शिक्षण कार्य में उपयोगी जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। यह सिद्धांत शिक्षण कार्य में उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। स्क्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। तो स्क्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है जटिल कार्यों को सिखाने में उपयोगी, जी हाँ, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में उपयोगी, जी हाँ, व्यक्तिक भेदों पर बल, जी हाँ, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना, जी हाँ, उपयुक्त सभी। तो स्क्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है जटिल कार्यों को सिखाने में उपयोगी, मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में उपयोगी, व्यक्तिक भेदों पर बल, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत करना। अगला है अभिकर्मित अधिगम। अभिकर्मित अधिगम में व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थी अपनी गति से सीखते हैं। अभिकर्मित अधिगम में व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थी अपनी गति से सीखते हैं।
अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है, विषय वस्तु पदानुक्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, विषय वस्तु का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामने विषय वस्तु स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, पूर्ण विषय वस्तु का एक साथ प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो ये सभी सही हैं। विषय वस्तु पदानुक्रम में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी एक क्रम के बाद दूसरा क्रम। विषय वस्तु का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों के सामने विषय वस्तु स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, पूर्ण विषय वस्तु एक साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये सभी सही हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संदर्भ में। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में सही कथन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूप को कम करता है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। स्किनर के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूप को कम करता है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। अगला क्वेश्चन, पुराने विचारों और अनुक्रियाओं में नए विचारों और अनुक्रियाओं का समावेश कहलाता है आत्मसात्करण। पुराने विचारों या अनुक्रियाओं में एवं अनुक्रियाओं में नए विचारों एवं अनुक्रियाओं का जब समावेश हो जाता है तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। जब हम बाहरी संसार को समझने के लिए स्वयं की बनाई हुई योजनाओं का उपयोग करते हैं, यानी जब हम बाहरी संसार को समझने के लिए स्वयं की खुद की बनाई हुई योजनाओं का उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं समावेशीकरण। जब बच्चा ये समझ जाता है कि बर्फ पिघलने पर द्रव्य की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब बच्चा ये समझ जाता है कि बर्फ पिघलने पर द्रव्य की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये संरक्षण का उदाहरण है। अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में अवनति या उन्नति का ब्यौरा है। यह कथन है चार्ल्स स्किनर का। तो चार्ल्स स्किनर का कहना है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में अवनति या उन्नति का ब्यौरा है। अगला, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्लार्क हेल, यानी अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्लार्क हेल। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? ऑप्शन है संलीनता, ऑप्शन ब डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी मानसिक मंदता, ऑप्शन ड ADHD। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों को मूल आधारशिला किस काल में रखा जाता है? तो शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व की विकास की मूल आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, तो किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है ऑप्शन है विकास, ऑप्शन ब समायोजन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन ड स्थिरता। तो इसका सही उत्तर होगा परिवर्तन। निम्न में से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है विचारों की विलोमीयता, ऑप्शन ब संरक्षण, ऑप्शन से अंतरप्रज्ञा चिंतन अवस्था, ऑप्शन ड पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता संरक्षण भी है, विचारों की विलोमीयता भी है, पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग भी है, लेकिन अंतरप्रज्ञा चिंतन अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। आई के डेविस के अनुसार निम्न में से शिक्षण अधिगम की व्यवस्था किसमें निहित है? तो आई के डेविस के अनुसार निम्न में से शिक्षण अधिगम की व्यवस्था किसमें निहित है? उद्देश्यों पर आधारित, ब अध्यापन कार्य पर आधारित, ऑप्शन से छात्र अंतःक्रिया पर आधारित, ऑप्शन द सहायक सामग्री पर आधारित। तो आई के डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम व्यवस्था उद्देश्यों पर आधारित है। तो ये था हमारा पार्ट 1। आगे हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी पढ़ेंगे। नमस्कार।